क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक ऐसा टॉपिक जहां से क्लास 12 का हर एक बच्चा घबराता है, सोचता है पेपर में क्वेश्चन में कैसे करूंगा, कैसे ये पेपर में क्वेश्चन आएगा। तो एक बहुत इजी तरीका बता रहा हूं, ये भी बताऊंगा कि कौन से पेपर क्वेश्चन में किस तरीके से आते हैं और किस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है बिना कोई टेंशन लिए। पर थोड़ा सा मैं आपको पहले समझाता हूं सीएफटी के बारे में। तो देखिए बच्चे, सीएफटी का मतलब होता है बेसिकली क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इस टॉपिक के अंदर हम लोग बेसिकली बात करते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं बच्चे? स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। होता यह है कि हमारे पास जो लिगेंड्स होते हैं ना, वो लिगेंड जब अप्रोच करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को अकॉर्डिंग टू सीएफटी, तो वो इररेगुलर मैनर में अप्रोच करते हैं, जिसकी वजह से या तो कभी वो एक्सियल पोजीशन की तरफ से आते हैं या तो वो नॉन एक्सियल। अब होगा क्या कि यहां पे आपके जो T2G होता है, T2G होता है बच्चे आपके पास नॉन एक्सियल। कैसा होता है हमारा? नॉन एक्सियल। और EG होता है हमारा एक्सियल। अब इससे होगा क्या कि हमारा जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए जो हमारा लिगेंड होता है वो एक्सियल वे में अप्रोच करता है। अब एक्सियल वे में अप्रोच करने से होगा ये कि वो एक्सिस के रास्ते जाएगा, और एक्सिस के रास्ते जाने की वजह से होगा ये कि इस एक्सियल पोजीशन में बैठे हुए जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो रिपल्शन को फील करेंगे, जिसकी वजह से इनके बीच में हो जाएगी स्प्लिटिंग। T2G आ जाएगा नीचे और EG आ जाएगा ऊपर। अब मेन बात यह है कि ये ऊपर और नीचे वाले पार्ट में डिवाइड क्यों हो जाते हैं। देखिए बच्चे, जो आपके डी ऑर्बिटल होते हैं, डी ऑर्बिटल की सारी एनर्जी कैसी होती है? डी जनरेटेड होती है। अब डी जनरेटेड का मतलब होता है इक्वल एनर्जी। तो आपके पास जितने भी ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, इन पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी कैसी होती है? इक्वल होती है। अब क्योंकि इसमें से जो EG वाला है वो थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा लेके चला गया, क्योंकि वो अनस्टेबल हो रहा है, लिगेंड उसकी तरफ आ रहा है, तो उसने अपनी एनर्जी को गेन कर लिया। अब ये T2G की जिम्मेदारी हो जाती है उस एनर्जी को बैलेंस करना अपने आप को कम करके। तो एनर्जी ज्यादा हुई है, एनर्जी कम हुई है, क्योंकि ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं, इसका नाम है बेरी सेंटर। बेरी सेंटर ये गवर्न करता है कि कौन सी एनर्जी ऊपर गई है और कौन सी एनर्जी नीचे आई है, जिसकी वजह से इनकी जो टोटल एनर्जी है उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो ये बीच का गैप होता है इनका एनर्जी डिफरेंस, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा O से। डेल्टा मतलब हो गया यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस, और O रिप्रेजेंट करता है ऑक्टाहेड्रल को। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन टेट्राहेड्रल का आएगा तो वहां डेल्टा T लिखा रहेगा, और ऑक्टाहेड्रल का लिखा आएगा तो डेल्टा O लिखा आएगा। पहला चीज तो डेल्टा O क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है बच्चे, ये जो स्प्लिटिंग होती है ये बहुत ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। हमें कैसे पता लगेगी? तो केस 1, अगर हमारे पास स्प्लिटिंग ज्यादा है तो उसकी एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी पेयरिंग एनर्जी से। अब ये पेयरिंग एनर्जी क्या है? नॉर्मल जो हम अपने ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन बिठाने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन बिठाते हैं उसको बोलते हैं पेयरिंग करना। पर अगर मैं केस 2 की बात करता हूं, केस 2 में अगर डेल्टा O कम है पेयरिंग एनर्जी से, तो यहां पे समझ में आ रहा है कि उन इलेक्ट्रॉन्स को पेयर के रूप में बिठाना मुश्किल है, रेदर देन उनको अगर मैं ऊपर की तरफ जंप करवा दूं। तो ये दो केस आपको एक तो रिवाइज करने हैं, दूसरा आपको याद रखना है डेल्टा O मतलब ऑक्टाहेड्रल